हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्जाम्स बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं अभी आ रहे हैं, जैसे कि HPRCA का कमीशन आ रहा है, HP सेट का एग्जाम आ रहा है 7 जून को, ठीक है। और CTET का एग्जाम जो है वो उसकी भी डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। जैसे कि CTET का पेपर जो है वो 6 सितंबर 2026 को है, ठीक है। तो आपके लिए आज की क्लास जो है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम 30 MCQs आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने ध्यान से इनको पढ़ लेना है। अगर अगर आप नोट्स बनाते हो तो वेरी वेल डन, क्योंकि नोट्स जो हैं आपके एक क्विक रिवीजन के काम आते हैं। जब आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम बचता है तो कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ से रिवीजन करें, कहाँ से। तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए, आज की क्लास CTET पेपर नंबर 2 से रिलेटेड रहेगी, HPRCA के पेपर के लिए भी रहेगी, HP सेट के पेपर के लिए भी रहेगी। और अगर आप HP टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दें कमेंट करके। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई सजेशन रहता है, तो वो आप मुझे बता सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई नोन है जो इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ शेयर भी क्लास को जरूर कर दें। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 30 MCQs हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं ये, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है वो रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो क्या है। क्या वो 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या 40 वर्ष है। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो आपके पास 35 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु जो है वो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये जो होती है ये किसमें निहित होती है। क्या भारत के प्रधानमंत्री में, भारत के राष्ट्रपति में, संसद में या केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये जो पावर रहती है संघ की कार्यपालिका की, ये रहती है भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो निहित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन मंडल जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं आपने जरूर याद रखना है, यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन है। तो कौन जो है वो शामिल नहीं होता है। क्या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, या राज्य की विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का सिलेक्शन किया जाता है, राष्ट्रपति को मनोनीत यानी कि अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोल है वो जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो उसमें राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति को नियुक्त करने का निर्वाचन मंडल रहता है, उसमें राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल नहीं रहते हैं, ये आपने याद रखना है। और राष्ट्रपति का जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होती है, निर्वाचन मंडल के द्वारा, ये आपने जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारा, तो ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो जो ओथ है राष्ट्रपति को वो कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो कौन दिलाता है। क्या वो भारत के उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं यानी कि CJI, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री है,
उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो जो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, यानी कि ओथ जो है राष्ट्रपति की, वो कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे, वही राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलवाएंगे, ठीक है? तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है? राष्ट्रपति की ओथ जो है वो सीजेआई के द्वारा करवाई जाती है, दिलवाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन जो है वो देना चाहे, तो वो किसे संबोधित करेंगे, ठीक है? वो किसे देंगे? संबोधित करने का मतलब ये है कि वो किसे अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, ठीक है? तो अगर राष्ट्रपति जो है वो, जैसे कि आपने देखा पीछे जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उनको उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया वो तो उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया। अगर राष्ट्रपति के मन में आता है कि उसने रेजिग्नेशन करना है, उसने त्याग पत्र अगर अपना देना है, तो वो किसे देंगे? तो क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे? क्या वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री को देंगे? क्या वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे? वो अपना त्याग पत्र देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है? भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा उसको अपना रेजिग्नेशन वो सौंपेंगे, ठीक है? तो जैसे कि अगर उपराष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति ने देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है? तो इतनी सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है? तो अपना रेजिग्नेशन वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उस पर महाभियोग जो है, ठीक है, चलाने की प्रक्रिया संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 60 है या आर्टिकल 61 है? तो वो आर्टिकल है 61, ठीक है? 61 आर्टिकल जो है उसमें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जलाने की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? आपको पता है संसद के जो है वो 2 सदन रहते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जो है वो राज्यसभा रहती है और निम्न सदन जो है वो लोकसभा रहती है, ठीक है? तो कौन से सदन में जो है राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग चलाना है, तो कौन से सदन में उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी, ठीक है? तो केवल लोकसभा में होगी या केवल राज्यसभा में होगी या संसद के किसी भी सदन में हो सकती है या फिर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में होगी। तो अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना है, तो वो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, किसी भी सदन में ये जो महाभियोग है वो पारित किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि जो जारी करने की शक्ति जो है वो प्राप्त रहती है? ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है। अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत या अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है? तो अनुच्छेद जो है 123 यानी कि 123 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति जो है उसके तहत अपना अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं, ठीक है? उनके पास 123 आर्टिकल के तहत जो है वो शक्ति रहती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, जॉइंट सिटिंग जो है, वो बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है या पिछली क्लासेस को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज उनको जाकर जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम क्लासेस जो हैं वो लगा चुके हैं। कई क्लासेस में मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, तो उनको भी जाकर प्लीज जरूर देखिए कि अगर आप सच में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज क्लासेस को जाकर जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है संसद के दोनों सदनों की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो बीच का जो मतलब कि जो एक सत्र रहता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, मतलब कि कितने काल टाइम रखा जाता है कि उसके बाद बैठक होनी ही होनी है। तो वो 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है। 6 महीने के अंदर-अंदर जो है वो दूसरी बैठक होनी ही चाहिए, ठीक है? आज की बैठक के बाद 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर-अंदर जो है वो अगली बैठक होनी चाहिए, ठीक है? तो दोनों सदनों की जो बैठक बुलाई जाती है वो किसके किसके पास अधिकार होता है उन दोनों सदनों की बैठक बुलाने का? वो अधिकार रहता है भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है? भारत का जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उसको बुला सकते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट जो है वो किया जाता है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको किया जाता है मनोनीत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध जो थे वो चुने गए थे, ठीक है। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे? तो अभी तक एक निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए हैं भारत के, वो कौन थे? वो थी नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे, भारत के अभी तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जो थे वो चुने गए थे, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि जेवी वीटो या पॉकेट वीटो जिसको कहा जाता है का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। क्या वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या के आर नारायण थे? तो वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो था वो पॉकेट वीटो का यानी कि जेवी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो था वो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो पार्डनिंग पावर है, ठीक है, किसी भी क्षमा अपराध को क्षमा करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के को प्राप्त है, वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी को फांसी दी जानी हो तो राष्ट्रपति उसकी फांसी को भी टाल सकते हैं, इतनी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो ये जो पार्डनिंग की पावर है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिली है? तो क्या वो अनुच्छेद 71 है, अनुच्छेद आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 73 है, या आर्टिकल 74 है? तो आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, ठीक है। समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, पार्डनिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो कौन संभालेगा? यानी कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक ही टाइम पर उनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है, दोनों का स्थान जो है वो खाली हो जाता है एक ही टाइम पर, ना तो राष्ट्रपति है और ना उपराष्ट्रपति है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देता है, रेजिग्नेशन देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति देता है तो राष्ट्रपति को देता है। अगर मान लो कि दोनों ही एक साथ रेजिग्नेशन देते हैं या दोनों का पद किसी वजह से एक साथ खाली हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री संभालेंगे, क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष संभालेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, या फिर भारत के महान्यायवादी संभालेंगे? तो वो जो कार्य बाहर संभालेंगे वो सीजीआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो ओथ दिलाते हैं किसको, राष्ट्रपति को, वही इस कार्यवाहक भार को संभालेंगे, ठीक है। तो सीजीआई जो है वो जो भी होंगे उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश वही इस कार्यभार को संभालेंगे, अगर दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है एक साथ हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है घोषित करने की शक्ति जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसको घोषित करने की शक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? क्या वो आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, या आर्टिकल 368 है? तो 368 हमने पिछली क्लास में देखा था कि वो है संविधान संशोधन से रिलेटेड, ठीक है। संविधान संशोधन से रिलेटेड है 368, ठीक है। तो फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल जो है वो है आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है। 360 जो अनुच्छेद है उसके उसके अंतर्गत जो है वो वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति जो है वो भारत में दी गई है अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 360 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो कंसुलेशन है उसको मांगने का अधिकार है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो
सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श जो है वो माँग सकते हैं, ठीक है? परामर्श जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? किसी भी मतलब उस उनको लगता है कि मुझे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए, तो वो माँग सकते हैं। तो कौन-सा आर्टिकल है वो क्या आर्टिकल जो है वो 124 है, आर्टिकल 131 है, 143 है या 148 है? तो वो आर्टिकल जो है वो है 143, ठीक है? 143 यानी कि 143 जो है 143 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है वो माँग सकते हैं उसके अंडर, ठीक है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है? हमने वित्तीय आपातकाल पढ़ा, ठीक है? अभी हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। उसकी घोषणा किस आधार पर कर सकते हैं, ठीक है? तो राष्ट्रपति जो हैं, वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नेशनल इमरजेंसी जो है देश में किस आधार पर लागू कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है? जब युद्ध की स्थिति उनको लगती है या बाहरी आक्रमण की स्थिति उनको लगती है या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उनको लगता है कि हो सकती है, तो वो नेशनल इमरजेंसी देश में लागू कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आपको क्लास बोरिंग लग रही हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट और एचपी सेट जो है उसके एग्जाम के लिए तो ये रामबाण का काम करेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इन इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह मानना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसा कौन-सा संशोधन किया गया था? तो क्या वो 42वां संवैधानिक संशोधन था, 44वां संवैधानिक संशोधन था, 86वां संवैधानिक संशोधन था या फिर 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो था? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना ही पड़ेगा, उसको अनिवार्य कर दिया गया है, बाइंडिंग कर दिया गया है, तो वो कौन-सा आर्टिकल था सॉरी अमेंडमेंट थी? तो वो अमेंडमेंट थी 42 नंबर की, ठीक है? 42वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये बताया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना ही पड़ेगा, ठीक है? और ये 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, ठीक है? 1976 में ये संशोधन जो था हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतर्गत ही फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। इसके अंडर ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में पेश होने वाला कोई भी धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल जो है, किसकी पूर्व सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। तो संसद में पेश होने वाला कोई भी जो धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है, वो पहले किसकी सहमति लेनी होगी तभी वो पेश हो सकता है। उनकी सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चाहे वो किसी भी कोई भी धन विधेयक हो, उसको पहले राष्ट्रपति की सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस मतदाता पद्धति द्वारा किया जाता है? तो कौन-सी मतदाता पद्धति रहती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो ये रहती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है? ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको कैग भी कहा जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है? भारत के जो भी प्रेज़िडेंट रहेंगे वो नियुक्ति करते हैं कैग की, ठीक है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं, कैग जो हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेज़िडेंट्स रूल जो है वो सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन जो है वो कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? क्या वो 6 महीने की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष की अवधि तक या 3 साल? तो 3 वर्ष की अवधि तक उसको प्रेज़िडेंट्स रूल को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उसकी अवधि को 3 वर्ष की अवधि तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था?
तो भारत के राष्ट्रपति आपको पता है, प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ही जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है? तो इनकी जो नियुक्ति की गई थी, इनका जो चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारत की आम जनता के द्वारा, या भारत संविधान सभा के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा, या नियमित निर्वाचन मंडल द्वारा। तो इनका जो जो पहले राष्ट्रपति बने थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो चुनाव करवाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है? किसके द्वारा? संविधान सभा जो बनी थी उसके द्वारा इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है? यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युद्ध की घोषणा करने या शांति का निर्णय करने का अंतिम कानूनी अधिकार किसमें निहित रहता है? तो युद्ध की घोषणा करने या फिर शांति का निर्णय करने का जो अंतिम कानूनी अधिकार है वो रहता है भारत के राष्ट्रपति में, ठीक है? तो ये जो घोषणा युद्ध अगर लगता है राष्ट्रपति को कि युद्ध हो सकता है या उसकी घोषणा करनी है तो वो राष्ट्रपति ही उसके पास ही पावर रहती है, ठीक है? और अगर लगता है कि शांति से निर्णय किया जा सकता है तो इसकी भी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास ही रहती है, ठीक है? तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो अनिवार्य रहते हैं? तो अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है तो कितने सदस्यों का, आपको अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि किसी भी सदन में उसको महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, लेकिन कितने सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो अनिवार्य हैं? तो लगभग जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य जो हैं अगर सिग्नेचर करते हैं उस प्रस्ताव के ऊपर, तभी उस महाभियोग को पारित किया जा सकता है, ठीक है? तो ये 1/4 आपने याद रखना है। 1/4 सदस्य जो हैं उसके ऊपर सिग्नेचर उनके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनके संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है? उसकी जांच और निर्णय जो है वो की जाती है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है उनकी जांच और निर्णय जो है वो करता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? द फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थी, लेडी प्रेसिडेंट, ठीक है? वो कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति भारत की पहली बनी थी। कौन बनी थी? वो बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम राष्ट्रपति जो थी वो महिला राष्ट्रपति जो थी वो बनी थी, ठीक है? अभी के टाइम में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वो भी लेडीज ही हैं। उनका नाम है, क्या नाम है उनका? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबंध जो है किस प्रमुख जनजाति से है? यही क्वेश्चन हमारा आ गया। तो भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, अगर आपसे सीधा पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आपने श्रीमती द्रौपदी सॉरी प्रतिभा पाटिल जी का नाम याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो उनका नाम आपने याद रखना है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है? क्या ये भील से संबंधित है, गोंड से, संथाल से, या मुंडा से? ये संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है? द्रौपदी मुर्मू जो है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में देश की राष्ट्रपति हैं, उनका संबंध जो है संथाल जनजाति से है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय मतों की गणना के दौरान दूसरे दौर की मतगणना, यानी कि जो सेकंड परफॉर्मेंस है, काउंटिंग करनी पड़ी थी, ठीक है? तो दूसरे दौर की मतगणना जो है वो करनी पड़ी थी। कौन से राष्ट्रपति थे? ठीक है? तो वो थे बी बीबी गिरी, ठीक है? बीबी गिरी जो थे उनके जो उनका चुनाव था उनके दौरान जो थे वो दूसरे दौर की मतगणना जो थी वो करनी पड़ी थी, ठीक है? यानी कि 2 बार काउंटिंग जो थी वो करनी पड़ी थी, ठीक है? बीबी गिरी के समय। नेक्स्ट है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है उसको संसद द्वारा कितने सदस्यों में भीतर जो है वो मंजूरी मिलनी अनिवार्य होती है, ठीक है? तो अगर राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो राष्ट्रीय आपातकाल रहता है, नेशनल इमरजेंसी रहती है, उसको संसद द्वारा कितने समय में के भीतर जो है वो मंजूरी मिलना अनिवार्य रहती है, कि कितने जो टाइम है उसके द्वारा संसद के भीतर उसको मंजूरी मिलना अनिवार्य है।
तो 1 महीने के भीतर अगर उसको मंजूरी मिल जाती है तभी वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो घोषित होगी, ठीक है? तो 1 महीने के भीतर उसको मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है संसद में, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। कमेंट करके मुझे आपका कोई सजेशन या आपकी कोई क्वेरी रहती है, वो भी आप ज़रूर कर देंगे। ज़रूर मुझसे कोई क्वेश्चन या फिर आपकी कोई सजेशन या आपका कोई मतलब कुछ भी आपका कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी रहता है वो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है? और शेयर ज़रूर कर देंगे क्लास को, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या आपका कोई नोन है जो भी इस इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ आप क्लास को भी शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।